नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ अनामिका अजय मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद के डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं? हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो जिनका एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो गया है, ये वीडियो आपके लिए है, या अगर आप आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं खुद इस जर्नी से गुज़री हूँ और मेरे पास मेरी रूही है। तो क्या-क्या सावधानियाँ मैंने बरती थी एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद आपको अगर डॉक्टर ने कहा है कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना ही है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप 1-2 दिन के बाद से ऑफ़िस जा सकते हैं, तो भी आपको रेस्ट का ध्यान रखना है। आपको पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा रेस्ट करना है। आपके अंदर अब एम्ब्रो जो है वो इम्प्लांट कर चुका है और वो धीरे-धीरे ग्रो करेगा। तो उसके लिए आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रही है। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना होगा और कुछ भी आपको झटके से नहीं करना है। अगर आप सो रहे हैं तो आप पहले करवट बदलिए, वो भी बहुत आहिस्ते से, और कोहनी के बल आप अपने शरीर का भार देकर तब उठिए। ये नहीं कि आप अचानक से ऐसे आप लेटे हुए और पेट के बल उठ गए, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, एक बारी भी नहीं करना है। आप हमेशा आराम से बैठिए, चाहे आप चेयर पे बैठ रहे हैं, सोफ़ा पे बैठ रहे हैं या आप बेड पे बैठ रहे हैं, तो बहुत पहले की तरह धड़ाम से उठ गए, टपक से उठ के चल दिए, ये सब नहीं करना है। आराम से बैठिए, आराम से उठिए। सीढ़ियाँ चढ़ने को लेकर भी है कि हाँ, हम हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं। जब मैं हॉस्पिटल से घर आई थी, मैं 4th फ्लोर पे रहती थी और कोई लिफ्ट नहीं थी मेरी बिल्डिंग में। तो चौथे 4 माले की ही बिल्डिंग थी, चौथे माले तक कैसे जाना है, ये लेकर मैं भी टेंशन में थी। पर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, आप धीरे-धीरे चढ़ के जाइए और दिमाग से ये टेंशन निकाल दीजिए कि सीढ़ियाँ चढ़नी है। आप भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। सबसे पहले तो ये ज़हन में बिठा लीजिए कि सीढ़ियाँ चढ़ने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, एम्ब्रो गिर जाएगा या बाहर आ जाएगा, ये सब एकदम सोचना ही नहीं है। नेगेटिविटी को एकदम अपने पूरे घर से बाहर निकाल दीजिए, अपने ज़हन से बाहर निकाल दीजिए। तो सीढ़ियाँ आप 1-2 बार चढ़ सकती हैं और बहुत धीरे-धीरे, पहले की तरह तपक, 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 तपक सीढ़ियाँ आपको नहीं चढ़नी है। जैसे पहले धड़ाम-धड़ाम उतर जाते थे। मैं खुद भागती थी ऑफ़िस के लिए, तो सीढ़ियाँ उतरती नहीं थी, मैं सीढ़ियों पे भी दौड़ लगाती थी, तो वो सब बंद करना पड़ा और वो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ये तो आपको घर में भी मना किया जाएगा। तो जब मैं हॉस्पिटल से घर आई थी, तो बहुत आराम से मैं ऊपर गई और मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा था। एक उम्र भी हो गई थी और आईवीएफ के पहले 2 चांस जो थे, 2 ट्राई जो मैंने किए थे, वो फेल हो गया था, नेगेटिव आया था। तो 3rd अटेम्प्ट में बेबी कंसीव हुआ, मुझे रूही आई अ, मेरी गोद में। तो जो गलतियाँ पहले 2 दफ़ा में मैंने की थी, वो बिल्कुल नहीं की। मैंने जॉब तक क्विट की। पहले 2 बारी मैंने बस छुट्टी ली थी, वो ही 15 दिनों के लिए, और पूरा टेंशन में पॉज़िटिव आएगा, नहीं आएगा, आएगा, नहीं आएगा। तो आपको पॉज़िटिव आएगा या नहीं आएगा तो सोचना ही नहीं है। आपने अपना काम किया, डॉक्टर ने अपना काम किया, अब बहुत रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया सीढ़ी को लेकर, अब आती है बारी आपके डाइट की। तो डाइट का ख़्याल ऐसे रखना है कि 3 बड़े मील ना लेकर हम छोटे-छोटे 4-5 या 5-6 मील लें। क्योंकि जब एम्ब्रो ट्रांसफ़र होता है तो प्रोजेस्टेरोन के हमें जो इंजेक्शंस लगते हैं या फिर हमें जो मेडिसिन मिलती है, जो वाजाइनल जेल हमें इंसर्ट करना होता है, इन सब की वज़ह से ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और वो उन हार्मोनल चेंजेस की वज़ह से दोस्तों जो है ज़्यादातर 99 से भी आप कह सकते हैं 99.5 या 6 आप औसतन कह सकते हैं कि ज़्यादातर महिलाओं को ये होता है कि ब्लोटिंग की समस्या, मतलब आप थोड़ा खाते हैं और पेट भरा-भरा, फूला-फूला लगने लगता है। एसिडिटी हो जाएगी, आपको कब्ज़ की समस्या बनेगी, तो ये आपको गैस सा फ़ील होगा। तो ये सब जो है ये आपकी दवाइयों की वज़ह से, हार्मोनल चेंजेज़ की वज़ह से आपको ये परेशानियाँ आएँगी ही आएँगी। तो ऐसे में क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा खाना है, हल्का-हल्का खाना है। खाना ही आप ऐसा खाइए जो आपको बहुत ज़्यादा हेवीनेस ना लगे, बाद में ब्लोटिंग की समस्या जो है वो आपको परेशान ना करे। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसी कोई परेशानी होती है तो अपने आप से कोई दवाई नहीं खानी है कि कुछ भी खा लिया। हम रखते हैं ना अपने घर में जो मेडिकल किट है उसमें, और पहले हम खा लेते हैं कि गैस बन रही है तो उसकी एक दवाई ले ली, पेट दर्द हो रहा है तो उसकी एक दवाई ले ली, कब्ज़ की समस्या तो उसकी एक दवाई ले ली। आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको अपने डॉक्टर को फ़ोन करना है या जैसे आप चैट कीजिए या बात कीजिए जैसे भी है, उनसे पूछिए कि ऐसे वक़्त में आप क्या मेडिसिन ले सकते हैं, कौन-सी मेडिसिन आपको कंज़्यूम करनी है और क्या वो आपके लिए सेफ़ है। उसके बाद आपको ये दवाई लेनी है। सिर में भी दर्द हो सकता है, तो उसके लिए पहले की तरह कोई पेन किलर आप नहीं खा सकते। डॉक्टर ने आपको जो सजेस्ट किया है और नहीं किया है, तो आप पूछ कर खाएँगे उनसे कि सिर में दर्द हो रहा है, तो हम कौन-सी मेडिसिन लें, कौन-सी दवाई लें। ठीक है। डाइट जैसा मैंने बताया कि थोड़ा-थोड़ा, थोड़े-थोड़े अंतराल पे थोड़ा-थोड़ा खाइए। अब जब डाइट की बात कर रहे हैं, तो पपीता दादी-नानी के ज़माने से चला आ रहा है। हालाँकि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई किसी ऐसे स्टडी में नहीं बताया गया कि आपको पाइनएप्पल नहीं खाना है, पपीता नहीं खाना है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने नहीं खाई थी। ज़्यादातर औरतें नहीं खाती हैं। तो जब इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सीज़नल फ्रूट्स हैं, तो अगर आपको मेरी बात को कंसिडर करना है, तो आप मत खाइए। पाइनएप्पल मत खाइए, पपाया मत खाइए और इसके अलावा ज़्यादातर कई बार डॉक्टर भी मना करते हैं कि अगर आपको फ़ीवर आ जा रहा है, तापमान आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो आप चीकू भी अवॉइड कीजिए। कुछ सर्कमस्टांसेस में कुछ एक पेशेंट को अंगूर भी हफ़्ता 10 दिन तक एम्ब्रो ट्रांसफ़र के हफ़्ता 10 दिन तक अंगूर भी मना करते हैं। थोड़ा-थोड़ा कंज़्यूम करने से कुछ ज़्यादा हार्म भी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप पहले 10-15 दिन ये रिज़ल्ट आने तक इनको अवॉइड करें। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए। आप एक पूरा बाउल बनाइए सैलेड का। तेल मसालेदार सब्जियाँ खाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खाइए थोड़ा बहुत वो भी, लेकिन आप एक पूरा भरपेट खाने लायक बाउल बनाइए सैलेड का। वो फ्रूट सैलेड हो सकता है, वो वेजिटेबल सैलेड हो सकता है। उसको आप खाइए। पानी आपको बहुत पीना है और एकदम तेज़ गरम नहीं पीना है, एकदम ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल वाटर पीजिए। 3 से 4 लीटर पानी पीना है, आपको खुद को हाइड्रेट रखना है। क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर से ये समस्या जो है वो कब्ज़ वाली सिर दर्द वाली, गैस की, ये समस्या आपको घेर लेगी। ब्लोटिंग जो है आपको परेशान कर सकता है। तो उससे अगर छुटकारा चाहिए तो डाइट का ख़ास ख़्याल रखना है, आपको ये चीज़ें खानी है। अब आते हैं जब मेरा आई एम्ब्रो ट्रांसफ़र होना था और उससे 1-2 दिन पहले जब हमें डेट मिलनी थी एम्ब्रो ट्रांसफ़र के लिए कि आप इस दिन को आइए, तो हम जब गए थे, तो उस दिन काफ़ी लोग बाहर बात कर रहे थे कि ऐसे नहाना चाहिए, वैसे नहीं नहाना चाहिए, ऐसे टॉयलेट यूज़ करना है। तो आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है इसे लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में आइए पूछिए। मुझे जो पता है वो मैं आपसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अ, मेरी एक आदत रही कि हमेशा गर्म पानी से नहाने का नहाने की आदत रही, तो वो चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडे पानी से भी आपको नहीं नहाना है। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपको कंसिडर करना है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल वाटर से नहाना ज़्यादा सही रहता है ऐसे वक़्त में। ऐसा डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कई बारी नहीं भी बोलते। अब ये चीज़ें या तो आप आगे से जाके उनके साथ बातचीत कीजिए, डिस्कस कीजिए, तो खुल के बातें सामने आती हैं। कई बार ज़्यादातर यही होता है कि एम्प्रो ट्रांसफ़र हुआ, मेडिसिन लेके आप इस टाइम पे आपको मेडिसिन लेना है, ये खाइएगा, आप ये खा सकते हैं, बोल के वो लोग भेज देते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो आपके अपने हाथ में है कि आपको क्या सावधानियाँ बरतनी है। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। काफ़ी सारे सवाल मेरे प्रीवियस वीडियोज़ पे पूछे भी गए थे। थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो लाने में, लेकिन लेकर आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाना है, बहुत ठंडे पानी से भी नहीं नहाना है। हल्का गुनगुना पानी, वार्म वाटर, जैसे आपको लगे नहीं कि वो गर्म पानी है, एकदम नॉर्मल वाटर से आप नहाएँ तो वो ज़्यादा सही है। कई महिलाओं में है बाल धोएँ कि नहीं, बाल धोने पर और मतलब ये जो किंवदंतियाँ हैं, इन पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन हाँ, बाल धोने को लेकर कोई ऐसी स्टडी है नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें मैंने भी सुनी थी और मैं डर गई थी, सच बताऊँ तो अपनी स्टोरी, कि बाल धोना है कि नहीं धोना। और माइग्रेन पेशेंट हूँ, सिर में दर्द होता था तो तुरंत ठंडा तेल लगाया, ये सब कर लेती थी मैं एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद। तो ज़्यादा वक़्त तक मुझे ना तेल बर्दाश्त नहीं होता अपने सिर पर। अगर मैंने लगाया तो मुझे आधे 1 घंटे में बाल धोना ही धोना है, नहीं तो फिर वो गर्मी लगने लगती है, अजीब-सी फीलिंग, मतलब बहुत अनईज़ीनेस लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो जब मैंने बाल धोया था तो मैं उस दिन लिटरली बहुत डर डर गई थी।
पर ऐसा कुछ है नहीं, आप बाल धो के नहा सकते हैं। पानी के टेम्परेचर का बस ख़्याल रखना है। आपका जो वजाइनल एरिया है, जब हम नहाने की बात कर रहे हैं तो इसकी भी बात कर लेते हैं। वजाइनल एरिया में कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, किसी भी तरह का केमिकल का यूज़ आपको वहाँ की सफाई करने के लिए नहीं करना है। आपको बस साफ पानी से धोना है। इस बात का आपको ख़ास ख़्याल रखना होगा। सिर्फ साफ पानी का आप इस्तेमाल करेंगे अपने वजाइनल एरिया को साफ करने के लिए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी मेडिसिन। मैंने एक टाइम सेट कर लिया था कि आज सुबह 8 बजे मैंने ये दवाई ली है, दोपहर को 2 बजे लेना है, फिर शाम को 9 बजे लेना है। तो ये क्या है ना, एक क्लॉक चलता है। ये जो मेडिसिन हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए करते हैं। तो वो एकदम आपको उसी टाइम पे लेना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने क्या किया था, अलार्म सेट कर लिया था। तो अलार्म बज जाती थी, अगर 5-7 मिनट भी ऊपर-नीचे हुआ, तो हम घबरा जाते हैं ना कि दवाई लेट हो गई। तो घबराना तो है नहीं, 5-10 मिनट ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं होना है। तो बेटर है कि आप इसके लिए अलार्म सेट कर लें। रूही को सुला के वीडियो बनाने बैठी थी और रूही आ गई कि मेरे बगैर ये वीडियो कैसे कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल इनके बगैर ये वीडियो कैसे कंप्लीट होगा। तो जो मेडिसिन्स का है, बिल्कुल भी गैप नहीं देना है। कई बार क्या होता है ना कि हम जब एम्ब्रो ट्रांसफ़र करा के बाहर निकलते हैं हॉस्पिटल से, जब घर को आते हैं तो उस वक़्त बस मन में माइंड में ही हमारे यही चलता है, बहुत सेफ़ली जाना है, ब्रेकर का ख़्याल रखना है, गड्ढे नहीं आने चाहिए, यही सब चलता है। उस वक़्त हम ये भूल जाते हैं कि हमने जो मेडिसिन्स ली हैं वो टोटल 15 दिनों की या 16 दिनों की है कि नहीं। बेहतर है आप वो 16 दिन की मेडिसिन लेकर चलें। अगर आपको वहाँ कोई ऐसी मेडिसिन है जो 1-2 दिन की कम मिलती है, तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें आप कि मेडिसिन ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले आप उसको लेकर आइए, चाहे वो आपका इंजेक्शन हो या कोई टैबलेट हो या जेल हो, तो उसको आप पहले खरीद लीजिए। ए मेडिसिन्स को आप 1 या 2 दिन या 1 टाइम तो छूटा है, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका आप ख़ास ख़्याल रखें। इसके अलावा ट्रैवल, कई लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराने के लिए, या कई लोग ना आईवीएफ के लिए काफ़ी लंबी छुट्टी ले लेते हैं, तो उसको उनको लगता है कि अब इसके बाद अगर कंप्लीट बेड रेस्ट का है तो हमें होम टाउन जाना पड़ेगा, या कहीं दूर जाने की आप सोच रहे हैं आईवीएफ में एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद। तो इस बात का आप ख़ास ख़्याल रखिए कि बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा तो आपको करनी नहीं है। अ, एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद बहुत ज़्यादा लंबी दूरी का आप बिल्कुल मत सोचिए, 8-10 घंटे का ट्रैवल आप नहीं कर सकते। 1 आधा या 2 घंटे, 3 घंटे की बात है तो वो अलग है, लेकिन डेली-डेली आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप 1 से 2 दिन के बाद ऑफ़िस जॉइन कर सकते हैं, तो भी आपको अपने रेस्ट का ख़्याल रखना है, अपने मेडिसिन्स का ख़्याल रखना है, अपनी डाइट का ख़्याल रखना है कि किस अंतराल पे आपको क्या-क्या चीज़ें खानी है, कब-कब आपको पानी पीते रहना है। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपका जो वर्कलोड है, तो वो तो आपको लेना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फिर भी आप अलार्म सेट कर लीजिए हर चीज़ के लिए, ताकि आपको पता हो कि, क्योंकि एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये। आपका शरीर भी इसमें लगता है, आपका समय जाता है इसमें, और आईवीएफ के लिए वही लोग जाते हैं जो थक हा हार चुके होते हैं, बाकी के मेडिसिनल प्रोसेस से गुज़र चुके होते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आप रिस्क मत लीजिए, लंबी दूरी नहीं कर सकते। बेहतर है कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर को गुज़र जाने दीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिनको समझ नहीं आया, पहले 3 महीने, मतलब आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आ गया, तब तक ऑलरेडी सवा महीना हो चुका होता है। तो पहले 3 महीने जो है आपका गुज़र जाए, जब चौथा महीना शुरू हो, उसके बाद आपको अगर कहीं जाना है रेस्ट के लिए, आप होम टाउन जाना चाहते हैं, तब आप जा सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि ट्रैवल को पूरी तरह से कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। 1-2 घंटे, मैं फिर से कहूँगी, 1-2 घंटे या 3 घंटे की बात अलग है, लेकिन आप ये भी डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे डूज़ एंड डोंट्स हैं, जिनका आपको ख़ास ख़्याल रखना है। एक चीज़ और रह गई, वो है कि हम नॉन-वेज खा सकते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल खा सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो आप नॉन-वेज खा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि गरम तासीर की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप नहीं रह सकते नॉन-वेज खाए बगैर, तो भी आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप उसको ना ही लें। वैसे डॉक्टर नहीं मना करते, वो
इन चीज़ों के लिए, और अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको हाँ कह देंगे। और ऐसी कोई स्टडी है भी नहीं कि अगर आपने खा ली तो आपको नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं। स्ट्रीट फूड के अगर आप शौकीन हैं तो आपको उसको अवॉइड करना है। बाहर की चीज़ों को कंप्लीटली बाय-बाय कह दीजिए। एकदम बड़ा-सा नो अपने रूम के डोर पे आप लगा दीजिए कि बाहर की चीज़ें तो आपको खानी नहीं है। चाहे चाहे कोई कितना ही प्यार से परोस रहा हो, आप बाहर की चीज़ों को मना कीजिए। पैकेट वाली चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे जो भी हैं, इन चीज़ों को आप अभी रहने दीजिए। बाहर की चीज़ों को बेहतर है घर में बनाइए, सेफ चीज़ें खाइए। और जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसका ख़ास ख़्याल रखिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। इसके अलावा कंप्लीट बेड रेस्ट वाले थोड़ा ध्यान से सुनें, आखिर में बोल रही हूँ आपके लिए। आप लोगों को सुबह और शाम जब भी आपका दिल करे, अगर हो सके तो 1 और बार बढ़ा दीजिए, दिन में 3 बार। 15 मिनट का वॉक कीजिए, बेबी स्टेप लीजिए, लेकिन आपको वॉक करना चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और आपके एम्ब्रो को होने में, एम्ब्रो के ग्रोथ में आपको मदद मिलेगी। तो एकदम ऐसे नहीं है कि आपने बेड पकड़ लिया और उसके बाद बस आप वहाँ से वॉशरूम के लिए उठ रहे हैं या बहुत आराम से उठ के खाना खा रहे हैं और वापस लेट जा रहे हैं। आपको वॉक करना चाहिए, आपके लिए वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत तेज़ कदम से नहीं चलना है, जॉगिंग नहीं करना है, बेबी स्टेप लेना है। छोटे बच्चे चलते हैं ना, ठीक वैसे ही। तो लास्ट में मैंने इसलिए कहा क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में रूही आई थी मेरी गोद में। तो पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने जो गलतियाँ की, वो मैंने इस तीसरे अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं की, ये चीज़ें मैंने की। इसके अलावा मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। मैंने गीता पढ़ा था। मुझे जब मन करता था, जब समय मिला मैंने गीता पढ़ा। मैंने बहुत सारी मूवीज़ देख डाली। मैंने कॉमेडी शोज़ देखे। सावधान टाइप जो शोज़ आते हैं, ये इनकी मैं शौकीन रही, लेकिन इस दरमियान मैंने ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं देखा। बाकी आपका कॉल है, आपको क्या देखना है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम पॉज़िटिविटी बना के रखते हैं अपने चारों तरफ, तो हम पॉज़िटिवनेस को अट्रैक्ट करते हैं और ये चीज़ें भी काफ़ी मदद करती हैं। तो खुशनुमा माहौल घर में बना के रखिए। बेफ़िज़ूल की किसी से बहस या किसी चीज़ में आपको पड़ना ही नहीं है। खुद को आप जितना खुश रख सकें रखिए। और अगर कोई और भी वीडियो देख रहे हैं जिनका एम्ब्रो ट्रांसफ़र होना है, उनके कोई परिवार वाले, कोई परिजन, तो ये उनके लिए है कि बहुत ज़्यादा खुशनुमा माहौल अगर रहेगा तो खुशियाँ आपके घर में दौड़ी चली आएँगी। फिर से आऊँगी एक और नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए उम्मीद है कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा। नमस्कार।